सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा आदाब। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया उस लेक्चर में हमने इम्यून सेल्स को पढ़ा कि कैसे एक हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आज इस वीडियो में हम, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सब दो प्रकार की इम्यूनिटी जनरली बॉडी शो करता है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पहली प्रकार की प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो आप जब देख पा रहे हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी, इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये हमें बाय बर्थ मिलती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत है। इसको पढ़ने से पहले वो 2-3 खासियत जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि साहब ये हमें इनबॉर्न मिलती है, बाय बर्थ मिलती है। दूसरा, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है चाहे कोई भी पैथोजन आए, चाहे बैक्टीरिया आए, फंजाई आए, वायरस आए, वर्म आए या कोई पैरासिटिक प्रोटोजोन आए, ये सब पैथोजन के खिलाफ एक जैसा रेस्पॉन्स शो करेगी। जैसे बुखार का आना एक प्रकार की इन्नेट इम्यूनिटी है। तो ये जो फीवर है, चाहे बैक्टीरिया है तो भी फीवर आता है, चाहे फंगस अंदर जाए तो भी फीवर आता है। तो हमारी बॉडी फीवर के द्वारा उस पैथोजन से लड़ने की कोशिश करती है। तो फीवर का आना किस प्रकार की इम्यूनिटी है? इन्नेट इम्यूनिटी है। जैसे हमारी जो स्किन है, इस स्किन का जब सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्नियम लेयर। इस कोर्नियम लेयर में केराटिन प्रोटीन की वजह से एक तरीके की पूरी प्लास्टिक सीट की तरह हमारी बॉडी कवर हो जाती है। तो ये जो कवरिंग है, क्या पैथोजन स्पेसिफिक है कि बैक्टीरिया के लिए कवरिंग है? कोई भी पैथोजन है, चाहे वायरस आए उसके लिए भी प्रोटेक्टिव है, चाहे फंगस आए तो उसके लिए भी प्रोटेक्टिव है। तो इस प्रकार हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी भी पैथोजन के लिए अलग अलग प्रकार का रेस्पॉन्स शो नहीं करती है। तीसरा खासियत क्या है कि इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी की तुलना में बहुत क्विक है। एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी को शो करने के लिए जहां 5 से 7 दिन कम से कम लगते हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी 4 से 6 घंटे में ही अपना जो रेस्पॉन्स है वो शो करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार ये इनबोर्न है, नॉन स्पेसिफिक है और क्विक रेस्पॉन्स शो करती है। अब मैं इस इन्नेट इम्यूनिटी को 3 भागों में बांटकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसके लिए हमारी बॉडी में क्या है? एक्सटर्नल या फिजिकल बैरियर्स। दूसरा क्या है? केमिकल बैरियर्स। और तीसरा क्या है? कुछ इम्यून सेल्स है, तो इम्यून सेल्स का बैरियर्स। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे बॉडी के अंदर कहां कहां फिजिकल या एक्सटर्नल बैरियर काम करता है? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्किन है वो हमारा फिजिकल बैरियर है। इसके अलावा हमारी जितनी भी ओपनिंग्स हैं जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती हैं, उनमें जो म्यूकस और ग्लैंडुलर लाइनिंग पाई जाती है वो हमारी फिजिकल बैरियर का काम करती है। जैसे आपका नोज है, आपका फेरिंग्स है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है। तो जितनी भी जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स है उनमें जो म्यूकस का जो लेयरिंग है, म्यूकोसल जो लाइनिंग है और जो ग्लैंडुलर लाइनिंग है वो क्या करती है? फिजिकल बैरियर का काम करती है। तो हमारे जो फिजिकल बैरियर या एक्सटर्नल बैरियर के रूप में क्या क्या मौजूद है? एक तो मौजूद है स्किन और दूसरा क्या है? म्यूकोसल और ग्लैंडुलर
लाइनिंग। ये जो म्यूकस सीक्रेट होता है जो नेजल चैम्बर के अंदर क्या करता है, कोई भी पैथोजन आए, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंगस आए, चाहे वायरस आए, सबको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तो जो म्यूकस सीक्रेट किया जाता है वो म्यूकस हमारे पैथोजन को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, रोक देगा। तो इस प्रकार फिजिकल बैरियर बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के पैथोजन के लिए एक जैसा काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब ध्यान से देखें जी, जितना आसान दिखाई देता उतना आसान है नहीं। इस फिजिकल बैरियर के साथ कुछ केमिकल्स भी सीधे सीधे जुड़े रहते हैं, कि जैसे अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्किन की जो एपिडर्मिस में कितनी लेयर होती है, जनरली 5 लेयर हम डिस्कस करते हैं। सबसे नीचे जर्मिनेटिंग या मेल्पिगी लेयर, जर्मिनेटिंग मेल्पिगी, बाद में मेल्पिगी स्पाइनोसम लेयर, उसके बाद में ग्रेन्युलोसम लेयर, उसके बाद में ल्यूसिडम लेयर, उसके बाद में सबसे बाहर वाली कोर्नियम लेयर। और इस एपिडर्मिस और के नीचे क्या मौजूद होती है, डर्मिस, जिसके अंदर, जिसको अपन कनेक्टिव टिश्यू के रूप में डिस्कस करते हैं। और इसी एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में क्या मौजूद होती है, बहुत सारे प्रकार की इम्यून सेल्स जो म्यूकोसल लाइनिंग के जस्ट नीचे मौजूद होती हैं। तो ये सबसे बाहर वाला कौन सा लेयर हो गया हमारा, फिजिकल या एक्सटर्नल बैरियर्स। और इसकी जो सेल्स हैं, चाहे वो एपिडर्मिस की हो, डर्मिस की हो, डर्मिस में मौजूद जो इम्यून सेल्स हैं उनके द्वारा कुछ केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं। ये जो केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं ये पैथोजन की जो एंट्री है उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, ताकि पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाए। जैसे आप कोई ऐसा केमिकल बता सकते हैं जो हमारी बॉडी में पैथोजन की एंट्री को चेक करता है, बड़ा आसान सा है, सोचिए। हाँ, आपकी आंखों का जो आंसू है यानी लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट जो टीयर्स हैं उसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, उसका उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम आपके सलाइवा में भी मौजूद है, जो सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन है उसमें भी ये लाइसोजाइम मौजूद है। ये लाइसोजाइम कैसे पैथोजन की एंट्री को चेक करता है, ये जो बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन है उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो इस प्रकार बहुत सारे केमिकल्स हैं जो पैथोजन की एंट्री को चेक करते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, केमिकल बैरियर्स की तरह काम करते हैं। हमारी जो स्किन है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया या दूसरे पैथोजन ग्रो नहीं करते हैं। हमारा जो एपिडर्मिस की और जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करती है, एंटी माइक्रोबियल केमिकल का सीक्रेशन करती है, ताकि जो माइक्रोब्स है वो क्या नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। इसके अलावा जैसे कोई पैथोजन हमने खाने के साथ ग्रहण कर लिया तो हमारा जो स्टोमक के अंदर जो स्टमिक एसिड है यानी HCl है उसका पीएच इतना कम है 1.5 से 3 के बीच में कि उस पीएच पे पैथोजन सरवाइव नहीं कर पाता। क्लियर? जैसे बड़ा सिंपल सा है, ईयरवैक्स है, ईयरवैक्स की वजह से पैथोजन सीधा हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा, ईयरवैक्स उसको ट्रैप कर लेगा। नेजल सीक्रेशन है, म्यूकस है, ट्रैप कर लेगा। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई पैथोजन जाएगा तो उसका म्यूकस उसको ट्रैप कर लेगा। इस प्रकार मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, जैसे सीबेसियस ग्लैंड का सीक्रेशन है। सीबेसियस ग्लैंड जब ऑयल का सीक्रेशन करती है तो उस ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड है वो फैटी एसिड एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस की तरह काम करता है और माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, रोकता है। न केवल वो ऑयल क्रैकिंग, सेल की क्रैकिंग को रोकता है, उसके अंदर जो फैटी एसिड है वो भी किस तरीके से काम कर रहा है, केमिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको आराम से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद में कौन आता है, इम्यून सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक है इन्नेट इम्यूनिटी का। लगभग सारी की सारी इम्यून सेल्स अगर हम निकाल दें बी सेल को, टी सेल्स को, तो वो इन्नेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं।
अर्थात वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है। जनरली कोई भी पैथोजन आए उनके लिए वो भेदभाव नहीं करती है। तो कैसे काम करता है ये इन्नेट इम्यूनिटी, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए और अपने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो हमारी स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस को क्या कर दिया, इसने रप्चर कर दिया। मान लो ये नेल है, कील है, इस कील की वजह से हमारी स्किन में क्या हो गया, इंजरी हो गई। इस इंजरी की वजह से यहां से जो पैथोजन क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। और जैसे ही ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, आप देख रहे हैं ये जो इंजरी का साइट है, यहां की जो सेल्स है वो क्या करेंगी, वेसो एक्टिव केमिकल्स का सीक्रेशन करेंगी। यहां पे मास्ट सेल्स है, जैसे ये मास्ट सेल्स क्या करेगी, हिस्टामिन का सीक्रेशन करेगी। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको अलग से समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ही ये आपकी एपिडर्मिस की लेयर है, ये डर्मिस है, और इसके नीचे क्या है, आर्ट्रियोल है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ये एपिडर्मिस हो गई, ये डर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस, और ये क्या है, आर्टेरियोल, जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही इंजरी होती है, यहां की इंजर्ड सेल्स है वो वेसो एक्टिव केमिकल्स का क्या करती है, सीक्रेशन करती हैं। यहां पे मास्ट सेल्स जो म्यूकस लाइनिंग है उसके साथ अटैच रहती है, वो भी कुछ केमिकल का सीक्रेशन करती है। जैसे मैंने इम्यून सेल्स में बताया, जैसे हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या करता है, वेसो डायलेशन करवाता है। तो यहां का जो आर्ट्रियोल है, इसकी जो सेल्स होती है, लाइनिंग सेल्स, उनको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल। तो ये एंडोथीलियल सेल्स के बीच का जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है। यहां पे क्या हो जाता है, वेसो डायलेशन हो जाता है, यानी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। डायलेट होने का मतलब है फैल जाता है। और यहां की जो एंडोथीलियल सेल्स है उनके बीच का क्या, गैप बढ़ जाता है। और जैसे ही ये गैप बढ़ जाएगा, इसके अंदर से वाटर और दूसरी इम्यून सेल्स क्या हो जाएंगी, ट्रिकलिंग करना स्टार्ट कर देंगी इस इंजरी साइट पे। और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ा, ब्लड फ्लो बढ़ते ही उस इंजरी साइट पे रेडनेस आ जाएगी। वाटर की वजह से, दूसरी इम्यून सेल्स के और आने की वजह से वहां हल्की सी स्वेलिंग भी आ जाएगी। क्लियर। और जैसे ही वेसो डायलेशन होगा तो आसपास जो पेन रिसेप्टर और नर्व एंडिंग है उनके स्ट्रेच होने से हमें वहां लोकल पेन भी महसूस होगा। इस प्रकार इस इंजरी की वजह से जो आर्ट्रियोल है उसमें वेसो डायलेशन की वजह से ये जो सिचुएशन हुई है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। क्लियर, सूजन। तो यहां पे पैथोजन के खिलाफ जो इन्फ्लामेशन आया है, किस प्रकार का रेस्पॉन्स है, ये इन्नेट इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है। कोई भी पैथोजन आए उसके लिए अलग अलग नहीं होगा, पैथोजन आएगा किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो यहां पे जो इंजरी साइट है वहां पे वेसो एक्टिव केमिकल का सीक्रेशन हुआ, उसकी वजह से एंडोथीलियल सेल्स के बीच का गैप बढ़ा, वहां से पानी और दूसरी जो इम्यून सेल्स है वो ट्रिकल कर गई अंदर की तरफ, उसकी वजह से हल्का सा रेडनेस आई, सूजन आ गई, और हमें जो नर्व एंडिंग स्ट्रेच होने से पेन भी महसूस हुआ। तो इन्फ्लामेशन कैसा रेस्पॉन्स है, इन्नेट रिस्पॉन्स है। अब ध्यान से देखिए कि सब इस इन्फ्लामेशन के बाद ये पैथोजन, इन पैथोजेंस को जैसे कि वेसोडाइलेशन हुआ है तो वहां पर कुछ इम्यून सेल्स दौड़ी दौड़ी आ गई हैं। वो कौन से सेल्स है जो कोई भी हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करता है तो उसको लड़ने के लिए सबसे पहले आती है। कोई भी इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करने वाली सेल्स में कौन सी सेल्स का नाम लिया जाता है, ऐसी सेल्स जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, आप सही बता रहे हैं, वो है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे साहब, क्योंकि मोटाइल भी है,
दौड़ी दौड़ी आएंगी, न्यूट्रोफिल्स उनको क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। और इस रोकने की कोशिश में जब नाकाम हो जाएंगे तो यहाँ पे जो दूसरी फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो भी अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, फिर नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये क्या करेंगे, उस पैथोजन को अपने स्तर पे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पैथोजन है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने का काम किया जाएगा, इसको पहचान करने की काम किया जाता है। तो कोई भी पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो उस पैथोजन पर क्या होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमारी इम्यून सेल्स क्या करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है। तो पैथोजन के साथ जुड़ा हुआ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स PAMPs, इनको आइडेंटिफाई कौन करता है, हमारा रिसेप्टर। इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने वाला रिसेप्टर। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ये 3-4 टाइप्स के होते हैं, जैसे टोल लाइक रिसेप्टर्स है। तो ये टोल लाइक रिसेप्टर क्या कर लेगा, उसे मॉलिक्यूलर पैटर्न के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जैसे ही अटैच हो जाएगा पैथोजन रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि सब बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंजाई है, क्या है। तो सब एक बार पैथोजन को पहचान लिया गया, तो पहचानने के बाद ध्यान से देखें, ये जो डेंड्राइटिक सेल है, ये डेंड्राइटिक सेल क्या करेगी, इस पैथोजन को इनगल्फ करेगी, उसके एंटीजन को प्रोसेस करेगी और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में किसको जाके एंटीजन प्रेजेंट कर देगी, टी सेल को। और जैसे ही टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट कर दिया जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब इनेट इम्यूनिटी ही काम करती है, नहीं, इनेट इम्यूनिटी के साथ साथ जो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो भी अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो डेंड्राइटिक सेल ने एंटीजन प्रेजेंट कर दिया टी सेल को और उधर एंटीबॉडी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट हो गई। लेकिन जो यहां पर जो पैथोजन है उनको नष्ट करने का काम कौन कर रही है, कि साहब ये बड़ी बड़ी खाने वाली कोशिकाएं यानी मैक्रोफेजेस है, ये फेगोसाइटोसिस करेंगे और उन पैथोजन को क्या करेंगी, नष्ट करेंगी। इस नष्ट करने की प्रोसेस के दौरान ये जो फेगोसाइटिक सेल है ये कुछ विशेष प्रकार के रसायनों का भी सीक्रेशन करेंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। ये बड़े काम के रसायन है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। जैसे ये साइटोकाइन है, एक प्रकार का साइटोकाइन है जिसे जिनको इंटरल्यूकिन्स अपन बोलते हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि सब इन साइटोकाइंस में एक टाइप है इंटरल्यूकिन। ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट जो साइटोकाइन है ये क्या करता है, ब्लड के साथ हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस तक पहुंच जाता है और ब्रेन के हाइपोथैलेमस में क्या करता है, जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसको जाके क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। हाइपोथैलेमस तक पहुंचा, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब कर दिया तो हमारी बॉडी एक साथ क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। हमारे शरीर के अंदर जो तापमान है वो क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है, हमें बुखार आ जाता है। तो बुखार का आना किस प्रकार का रिस्पॉन्स है, ये इन्नेट रिस्पॉन्स है। ये किसी पैथोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि साहब वायरस आके शरीर में एंटर करेगा तभी बुखार आएगी, बैक्टीरिया के लिए नहीं आएगी। नहीं, कोई भी पैथोजन जो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बुखार का आना हमारी इन्नेट या इनबोर्न इम्यूनिटी का हिस्सा है। ऐसे ही मान लो इंटरल्यूकिन 6 है, ये इंटरल्यूकिन 6 कहां जाएगा, लीवर में जाएगा और लीवर में कुछ खास प्रकार के प्रोटीन निर्माण करने को क्या करेगा, वो प्रेरित करेगा। उनको क्या बोलते हैं, ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्या है कि सब ऑप्सोनिन कुछ विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं, एंटीजन और इस मैक्रोफेज की जो बाइंडिंग है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अर्थात ये एंटीजन इस मैक्रोफेज की जो बाइंडिंग है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब बाइंडिंग बढ़ जाएगी तो इस पैथोजन का फेगोसाइटोसिस भी तो बढ़ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन इसके पैथोजन के फेगोसाइटोसिस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो
एंटीजन और मैक्रोफेजेस की बाइंडिंग को बढ़ाकर पैथोजन के फेगोसाइटोसिस को इनहांस करवा देते हैं, ऑप्सोनिन कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिसमें एंटीजन मैक्रोफेज बाइंडिंग से पैथोजन की जो फेगोसाइटोसिस बढ़ जाए, क्या कहलाती है? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल है और उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑप्सोनाइजेशन। तो ये किसका हिस्सा? इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकाइन क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करता है? ट्रिगर करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? ये हमारी ब्लड में कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो सर्कुलेट होते रहते हैं। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन क्या करता है? एक साथ आके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ये बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो पैथोजन है, उसकी मेम्ब्रेन में क्या कर लेंगे? ऐसे बंच बना लेंगे और उसमें क्या कर देंगे? होल कर देंगे। इस होल बनने की वजह से बाहर से पानी क्या हो जाएगा? पैथोजन के अंदर एंटर कर जाएगा, और जब पानी एंटर कर जाएगा तो ये पैथोजन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रोटीन है उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स है, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन पर क्या वजह? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने के लिए एक होल का निर्माण कर देते हैं। तो ये पंच होल है एक तरीके का। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, वो भी एक तरीके का क्या है? इन्नेट रेस्पॉन्स है। हालांकि ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 12, यानी इंटरल्यूकिन 2 और 12 मिलकर क्या करते हैं? हमारी जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनको क्या करती है? इनवाइट करते हैं। अगर पैथोजन वायरस है तो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने के लिए वहां पे नेचुरल किलर सेल्स क्या हो जाती है? डिप्लॉय हो जाती है, और वो क्या करती है? पैथोजन को नष्ट कर देती है। ये साइटोकाइन्स जो बाकी दूसरी न्यूट्रोफिल्स हैं उनको भी बुला लेती हैं, बोले आ जाओ, यहां पे कोई घुसपैठिया आ गया है। तो इस न्यूट्रोफिल की संख्या को भी यहां पे क्या करवाया जाता है? बढ़ाया जाता है इन साइटोकाइन्स के द्वारा। तो इस प्रकार हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो इन्नेट रेस्पॉन्स शो करती हैं। कैसे? कि साहब चाहे फिजिकल बैरियर के रूप में रोक लिया गया, केमिकल बैरियर के रूप में रोक लिया गया, और सेल्स के रूप में क्या किया गया? फीवर करवाया गया, ऑप्सोनिन प्रोटीन का सीक्रेशन किया गया, इन्फ्लामेशन किया गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के द्वारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के उसको तोड़ दिया गया। नेचुरल किलर सेल्स ने वायरली उसको इनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया, और ये बड़ी मैक्रोफेजेस सेल्स है वो तो खा ही रही हैं, डेंड्राइटिक सेल भी खा रही हैं, और कुछ डेंड्राइटिक सेल जाके क्या कर देंगी? आगे की प्रक्रिया के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए, अर्थात एडेप्टिव रेस्पॉन्स के लिए किसको जाके एंटीजन प्रेजेंट कर देंगी? टी सेल को एंटीजन जाके प्रेजेंट कर देंगी। तो इस प्रकार ओवरऑल एक बेसिक इन्नेट रेस्पॉन्स कैसे किया जाता है वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। जो आगे का वीडियो है वो एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे है। जिन स्टूडेंट्स को ये डायग्राम और ये टर्म्स दिखाई नहीं दे रही हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस डायग्राम का पीडीएफ इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया है, तो वो जिनको दिखाई नहीं दे उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।